माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्लड रिलेशन का, कुछ कन्वेंशंस को समझेंगे, कैसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ब्लड रिलेशन के किसी क्वेश्चन में, और उसके बाद में हैंडल करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT। सो स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। ब्लड रिलेशन कुछ कन्वेंशन है जिनको हम स्टार्ट से ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जब हमें डिनोट करना है कि कौन सा पर्सन मेल है कौन सा फीमेल है, तो आई विल डिनोट दैट विद कि प्लस साइन के साथ में डिनोट करेंगे मेल को और माइनस साइन के साथ में डिनोट करेंगे फीमेल को। जैसे तुम अगर ऑलरेडी कन्वेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ और प्लस और माइनस के बजाय स्क्वायर और सर्कल या कुछ और, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पर अगर नहीं कर रहे हो तो इसको फॉलो कर लेना, प्लस फॉर मेल माइनस फॉर फीमेल। अब देखो दो केसेस होंगे, या तो सेम जनरेशन के लोग होंगे, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, सेम जनरेशन के लोग होंगे, तो सेम जनरेशन के लोगों को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करेंगे। थोड़ा वेरिएशन होगा बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो लोग एक सेम लाइन पे बिलोंग करेंगे, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो सारे के सारे सेम जनरेशन के लोग होंगे। और जब हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो कि वर्टिकल लाइन में नीचे वाला जनरेशन हमारा यंगर जनरेशन होगा एंड एल्डर जनरेशन होगा अपर जनरेशन, ठीक है। सो लेट अस से दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन, ओके। सो दिस इज जनरेशन चेंज। अब सेम जनरेशन में भी कई केसेस बनेंगे, है कि नहीं। अगर जब सेम जनरेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे कई केसेस बनने वाले हैं। या तो हस्बैंड वाइफ होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, कजिन्स होंगे। तो इन सेम जनरेशन अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो उनको हम डिनोट करेंगे डबल साइडेड एरो से, ठीक है। वन विल बी हस्बैंड, अदर विल बी वाइफ, या फिर दो लाइंस एक साथ, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ। तो ये दो केसेस हो सकते हैं फॉर मैरिड कपल्स। वहीं अगर हमें ब्रदर और सिस्टर या ब्रदर ब्रदर को डिनोट करना है तो सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन से डिनोट करेंगे ब्रदर सिस्टर को या ब्रदर ब्रदर को, ठीक है। तो सिबलिंग्स हो गए बेसिकली, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, बेसिकली सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं हम। तो सिबलिंग्स के केस में हम एक सिंपल लाइन से ड्रॉ करेंगे। अगर कजिन्स हैं तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। और अगर ब्रदर इन लॉ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और ए की वाइफ है बी, ठीक है, और बी की सिस्टर है सी, बी की सिस्टर है सी, तो ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। हम कह सकते हैं कि ए और सी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर उस केस में मेंशन करेंगे बिकॉज सी सिस्टर है तो सी सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है, वहां पे मेंशन कर देंगे बिकॉज अदरवाइज कजिन्स को हम डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ मेंशन कर देंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। सो ये हमारा कन्वेंशन हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट अस से कह रहा हूं कि ए और बी एक मैरिड कपल है। ए मेल है, बी फीमेल है। अब ए और बी का एक सन है, दैट इज सी। अब चाहे तो ए से लाइन ड्रॉ कर लो सी के लिए, बी से लाइन ड्रॉ कर लो, ए और बी के बीच में से लाइन ड्रॉ कर लो। जनरेशन चेंज हो गया है तो सी हमारा सन है, सन है तो मेल है, पॉजिटिव साइन लगाओगे। सी की एक सिस्टर है डी, ठीक है। अब डी और ई भी मैरिड कपल्स हैं, डी फीमेल है, ई मेल होगा, ठीक है। तो अगर हम सी और ई की बात करें तो क्या होगा, सी विल बी ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। नहीं, अब डी की एक डॉटर है, दैट इज एफ, और एफ का एक कजिन है, एफ की एक कजिन है, एफ का एक कजिन है, दैट इज जी, तो जी मेल है, ठीक है। सो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमने रैंडमली ड्रॉ कर दिया। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक। इतना एक समझ के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अब हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
from CSAT examination 2012. Given that A is the brother of B, C is the father of A, D is the brother of E, E is the daughter of B, तो अंकल ऑफ D कौन होगा? पॉज करो वीडियो को, डायग्राम ड्रॉ करो, पेशेंस के साथ में ड्रॉ करो, गलती नहीं करना, ठीक है? तो A ब्रदर है B का, ठीक है? A ब्रदर है B का, क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? A ब्रदर है B का, यानी कि A मेल है, B के बारे में हमें नहीं पता, ब्रदर है तो मेल है. C इज फादर ऑफ ए, C फादर है A का, क्योंकि फादर है तो C भी मेल है. D इज ब्रदर ऑफ E, तो अभी D और E को तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कहीं सेपरेटली लिख देते हैं. D इज ब्रदर ऑफ E, यानी कि D एक मेल है, और E डॉटर है किसकी? B की. B की डॉटर है E, यानी फीमेल है, और E का ब्रदर है D जो कि मेल है. B के बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि B मेल है या फीमेल है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन क्या है? अंकल ऑफ D कौन है? तो D का अंकल कौन होगा? A होगा अंकल, बिकॉज D का फादर या मदर है B और उसका ब्रदर है A, सो A डेफिनेटली अंकल है D का. ऑप्शन A आंसर आ जाएगा, ठीक है? B मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो B के बारे में हम कुछ भी कंक्लूजन स्ट्रेट अवे ड्रॉ नहीं कर सकते. B कैन बी फादर स्लैश मदर ऑफ D. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 4 पर्सन्स हैं A, B, C एंड D एंड दे कंसिस्ट ऑफ 2 मैरिड कपल्स इन द ग्रुप. 2 मैरिड कपल हैं, हस्बैंड और वाइफ के 2 कपल्स हैं, ठीक है? बोथ द वुमेन आर शॉर्टर देन देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स. Women are shorter than their respective husbands. That is also given. A is the tallest among the 4. अब जो 4 पर्सन हैं उनमें A टॉलेस्ट है. तो एक बात बताओ, जब दोनों के दोनों हमारे हस्बैंड्स टॉलर हैं अपनी वाइफ से, तो A मेल होगा या फीमेल होगा? अगर बात को समझ पा रहे हो तो क्लियरली जब हमारे हस्बैंड्स टॉलर हैं वाइफ से, तो जो टॉलेस्ट होगा वो डेफिनेटली मेल होगा, डेफिनेटली मेल होगा. ये बात तो पक्की है नहीं? ठीक है, अगर 1 2 3 4 रैंक की बात करें तो हमें पक्के से पता है कि जो फर्स्ट रैंक पे होगा वो एक मेल होगा, क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ से टॉलर. जो फोर्थ रैंक पे होगा वो पक्के से फीमेल होगी, शॉर्टेस्ट फीमेल होगी, और फर्स्ट पे मेल होगा. सेकंड पे कोई भी हो सकता है भाई, सेकंड पे फीमेल भी हो सकता है पहले कपल में जो फीमेल हो वो सेकंड कपल के मेल से ज्यादा हाइट की हो, ठीक है? तो थर्ड पे मेल भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड पे मेल हो और थर्ड पे फीमेल हो. तो ये पॉसिबिलिटीज तो बनेंगी, बट फर्स्ट और फोर्थ श्योर है कि फर्स्ट वाला मेल होगा और फोर्थ वाला फीमेल होगा, वो ये फॉर श्योर है. तो ए डेफिनेटली एक मेल है, ठीक है? इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है सी इज टॉलर देन बी, तो ए तो हो गया अपना मेल, और फिर सी टॉलर है बी से. सी टॉलर है बी से. अब सी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, नहीं कह सकते. बट और एक चीज हमें गिवन है कि डी इज बी इज ब्रदर. डी जैसे ही बी का भाई हो गया तो डी तो मेल हो गया, और 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं, तो डेफिनेटली सी और बी क्या है? फीमेल्स हैं. एक मेल है और डी भी एक मेल है, बट डी की रैंकिंग क्या होगी? बी का ब्रदर है. अब ऐसा तो नहीं लिखा है कि बी से भी बड़ा होना जरूरी है, तो डी हमारा डेफिनेटली 4th रैंक पे तो नहीं होगा, तो डी या तो हमारा 2nd रैंक पे आएगा या फिर 3rd रैंक पे आएगा, ठीक है? तो डी या तो 2nd रैंक पे आएगा या फिर 3rd रैंक पे आएगा. और हमें पता है कि क्योंकि डी बी का ब्रदर है तो डी की वाइफ कौन होगी? बी तो नहीं हो सकती, बिकॉज बी का तो ब्रदर ही है वो, तो डी की वाइफ हो जाएगी सी, और बी होगी वाइफ ए की. तो ये हमारा पूरा डायग्राम ड्रॉ हो गया फॉर ए बी सी डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट होगा? ऑल 4 हैव फैमिली टाइज, ये तो करेक्ट है, ठीक है? चारों कनेक्टेड है. बी इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4, क्या ये कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं, बिकॉज ए की फर्स्ट रैंक है और बी की 4th रैंक है, ये भी सही है. सी इज टॉलर देन डी, क्या ये कहा जा सकता है कि सी टॉलर डी से? नहीं कह सकते. हो भी सकता है, मे बी मे नॉट बी. पॉसिबल है, नहीं भी पॉसिबल है, डिपेंड करेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, तो अभी तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और यही आंसर होगा. स्टेटमेंट डी, ए इज बीज हस्बैंड, ये भी करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इन दिस केस. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ठीक है? and a minus b means a is wife of b. So what does the expression p plus r minus q mean?
ए प्लस बी का मतलब है ए सन है बी का, तो पी प्लस आर का मतलब क्या होगा, पी सन है आर का, और अगर पी सन है आर का तो पी एक मेल है। ए माइनस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, तो आर माइनस क्यू का मतलब क्या होगा, आर वाइफ है क्यू की, नहीं आर और क्यू एक मैरिड कपल है और आर वाइफ है फीमेल, क्यू एक मेल होगा। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहां से हमारे आर और क्यू एक मैरिड कपल निकले और पी उनका सन है, तो क्यू फादर है पी का या फिर आर मदर है पी की, तो क्यू इज सन ऑफ पी इनकरेक्ट है, क्यू इज वाइफ ऑफ पी इनकरेक्ट है, क्यू इज फादर ऑफ पी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ। अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके थोड़ा टाइम दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 6 पर्सन हैं एक फैमिली में, नंबर ऑफ मेल्स इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल 6 पर्सन है, यानी कि कितने 3 मेल्स होंगे इक्वल फीमेल्स होंगे, 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स इन द फैमिली। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, एफ के दो बेटे हैं ए और ई, एफ के बारे में नहीं पता बट ए और ई के बारे में पता है क्योंकि बेटे हैं तो दोनों मेल हैं, दो मेल मिल गए, टोटल 3 मेल्स यानी कि एक और मेल होगा, बाकी 3 फीमेल्स होंगे। डी इज द मदर ऑफ टू, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, डी इज मदर ऑफ टू, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब देखो ध्यान से देखो, एफ के दो बच्चे हैं, दो सन्स हैं ए एंड ई, इजंट इट सो, दोनों ही मेल्स हैं, ये भी गिवन है क्योंकि दोनों बॉयज हैं ऑब्वियसली, दोनों सन्स हैं, तो सन्स हैं तो डेफिनेटली दोनों ही मेल्स हैं, दो मेल्स हमें मिल गए, एक और मेल बचा है, वो कहां पे आ रहा है, डी इज मदर ऑफ टू, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब क्योंकि 1 बॉय 1 गर्ल की मदर है डी, डी दो बॉयज की मदर होती तो फिर वहां पे हम श्योर नहीं हो सकते थे, क्योंकि फिर वहां पे पॉसिबली डी एफ की वाइफ हो जाती, अगर दो बॉयज की मदर होती तो डी एफ की वाइफ हो जाती, इजंट इट सो, क्योंकि दो बॉयज ऑलरेडी हमने ले लिया और टोटल 3 ही बॉयज हो सकते हैं, तो फिर उस केस में डेफिनेटली डी एफ की वाइफ होती। बट क्वेश्चन ये कह रहा है डी इज मदर ऑफ टू, जहां पे कि एक बॉय है और एक गर्ल है, दो बॉयज ऑलरेडी आ चुके हैं, जो थर्ड मेल है वो ये है, और फिर एक गर्ल है, और डी खुद भी मदर है तो गर्ल है, और एफ भी गर्ल होगी, क्यों होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दो बॉय ए और ई हैं और एक और बॉय ये वाला है जिसकी मदर डी है, तो यानी कि एफ भी एक फीमेल होगी। ठीक है, एफ भी एक फीमेल होगी। अब बी है सन किसका, ए का, ए का सन है बी, 3 मेल आ गए हमारे डायग्राम में, और हमें पता है जो थर्ड मेल था यानी 1 बॉय वो किसका सन है, वो डी का सन है, तो डी का अगर सन है, डी उसकी मदर है, इसका मतलब ये हुआ कि डी और ए हस्बैंड वाइफ होंगे। ध्यान से बातों को समझते जाना, डी और ए हस्बैंड वाइफ होंगे, इजंट इट सो। ठीक है, बी उनका सन हो गया, और साथ में बी की एक सिस्टर भी होगी, ऑलरेडी हमने 5 पर्सन ड्रॉ कर लिए, तो जो बचा है वो सिस्टर होगा, ए बी सी, सी बच गया तो सी मस्ट बी सिस्टर ऑफ बी। ओके, क्लियर है। और फिर लास्ट है, देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, बिल्कुल सही है, एक मैरिड कपल है ए और डी का, और बाकी सारी कहानी बन गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव, इन्फरेंस यानी कि कौन सा कंक्लूजन हम फॉर श्योर ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी एंड सी आर ऑल फीमेल्स, क्या ऐसा है, ए और बी तो मेल्स हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, क्या ये करेक्ट है, यस ये तो करेक्ट है। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, क्या ये करेक्ट है, नहीं भाई, बी और सी हैं चिल्ड्रन ऑफ डी के, तो ये तो इनकरेक्ट है। डी इज डॉटर ऑफ एफ, ना भाई ना, डी डॉटर ऑफ एफ नहीं है, एफ का सन है ए और उसकी वाइफ है डी, तो डी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, डॉटर तो नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट इन्फरेंस है, दैट ए इज द हस्बैंड ऑफ डी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। जैसे ही हमें मिला कि नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, 6 पर्सन हैं तो 3 मेल हैं 3 फीमेल होंगे, ए और ई सन ऑफ एफ है, एफ के सन हमने दो ड्रॉ कर दिए, दो दो मेल्स हमें मिल गए, तो यानी कि अब एक ही मेल बचा है, और फिर साफ साफ कह रहा है डी इज मदर ऑफ टू, जहां पे कि 1 बॉय है 1 गर्ल है, यानी कि डेफिनेटली अब ये जो थर्ड मेल है वो यही वाला है। फिर लिखा है बी इज सन ऑफ ए, यानी कि बी भी एक मेल है, तो थर्ड मेल कौन है, बी है। ए और ई मिल ही गए थे, ए और ई, ए का सन हो गया बी, और क्योंकि ए का सन हो गया बी और यही थर्ड मेल 1 बॉय ये सन था डी का, तो यानी कि डी और ए हस्बैंड वाइफ होंगे, और इसके बाद का क्वेश्चन तो सिंपल ही है। ओके, ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। A joint family consists of 7 members A, B, C, D, E, F and G with 3 females। तो एक जॉइंट फैमिली है जहां पे कि 7 मेंबर्स हैं जिनमें से कि 3 फीमेल्स हैं हमारी, 3 फीमेल्स हैं तो बचे हुए 4 मेल्स होंगे, है कि नहीं। ठीक है, G इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ D इज फादर F, तो F है फादर D का, और फादर है तो मेल है,
और सिस्टर इन लॉ है कौन, जी, जो कि एक विडो है, वो सिस्टर इन लॉ है एफ की। तो जी सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, सिस्टर इन लॉ है, फीमेल है। बी और डी सिबलिंग्स हैं, यानी कि डी का एक भाई या बहन ये है बी, डी एंड बी आर सिबलिंग्स एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, तो बी की डॉटर है ए, यानी कि फीमेल है। सी इज कजिन ऑफ बी, सी इज कजिन ऑफ बी, तो बी और डी तो भाई बहन है, या भाई भाई है, ठीक है, बेसिकली सिबलिंग्स है। सी एक कजिन है बी की, तो अब चाहे तो बी के साथ में ड्रॉ कर लो या फिर डी के साथ में ड्रॉ कर लो। ओके, तो सी एक कजिन है बी की, कजिन के लिए डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। 1 2 3 4 5 6 6 पर्सन को हमने प्लेस कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है ई कौन है, क्वेश्चन इज आस्किंग कि ई कौन है, हु इज ई। अब ई के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आइडियली इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिकॉज ई तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। ई एफ की वाइफ भी हो सकती है, ई बी की वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, या फिर और भी कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि और कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। बट ऑप्शन हमें गिवन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो हमें इन ऑप्शंस को कंसिडर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आइडियली इस क्वेश्चन का आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि कहीं पे भी हमें ई के बारे में कुछ भी मेंशनड नहीं है। ज्वाइंट फैमिली है, 7 मेंबर्स हैं, ये बात ठीक है, बट एफ की कोई वाइफ हो सकती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया अभी तक हमने। बी की वाइफ हो सकती है बिकॉज बी का भी एक डॉटर है, तो डेफिनेटली बी की वाइफ हो सकती है, तो कहीं पे भी ये भी मेंशन नहीं है, तो ई कैन बी एनी पर्सन, ठीक है। अब ऑप्शन को कंसिडर कर सकते, ऑप्शन कह रहा है इस ऑप्शन 1 वाइफ ऑफ ई एफ, वाइफ ऑफ एफ, तो अगर ई वाइफ ऑफ एफ होती है, फिर सेकंड कह रहा है ग्रैंड मदर ऑफ ए, अगर ई वाइफ ऑफ एफ होती है उस केस में क्या वो ग्रैंड मदर ऑफ ए नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। अगर ई है वाइफ ऑफ एफ तो उस केस में ई ए की ग्रैंड मदर भी हो जाएगी, तो फर्स्ट अगर करेक्ट है तो सेकंड भी करेक्ट होगा। आंट ऑफ सी, क्या आंट ऑफ सी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, आंट ऑफ सी भी हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट करेक्ट है सेकंड और थर्ड भी करेक्ट हो जाता है, यानी कि अगर एक भी ऑप्शन करेक्ट हुआ, एक भी स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, तो तीनों साथ में करेक्ट हो रहे हैं, और अगर तीनों ही करेक्ट हो रहे हैं तो फिर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 एंड 3, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, अदरवाइज आंसर हमारा एक्चुअल में होना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर डेटा इनसफिशिएंट, जब तक कि ई को ऑलरेडी कनेक्ट करता हो कोई स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, जो कि नहीं गिवन है अभी, ठीक है। बट बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a family of 2 generations consisting of 6 members P Q R S T and U as 3 males and 3 females, 6 members हैं एक बार फिर से, और 3 मेल्स हैं 3 फीमेल्स हैं, 2 मैरिड कपल हैं, 2 अनमैरिड सिबलिंग्स हैं, ठीक है। 2 जनरेशन की फैमिली है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का है अ फैमिली ऑफ 2 जनरेशंस, यानी कि एक जनरेशन हमारी होगी और दूसरी जनरेशन होगी, तो 2 ही जनरेशन की ये फैमिली बनने वाली है। 6 मेंबर्स हैं पी क्यू आर एस टी यू, 3 मेल्स हैं 3 फीमेल्स हैं। अब 2 अगर मैरिड कपल हो गए, 2 मैरिड कपल हो गए, ठीक है, तो इसके अलावा एक मेल और एक फीमेल बच जाएगा, और ये सिबलिंग्स होंगे, अनमैरिड सिबलिंग्स होंगे जो कि अनमैरिड है ऑब्वियसली, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है यू इज पी इज डॉटर, यू किसकी, पी की डॉटर है, और अगर हमारे सिबलिंग्स अनमैरिड हैं, 2 मैरिड कपल्स हैं, तो पी की डॉटर यू आ रही है, यानी कि पी क्या होगा, पी डेफिनेटली मैरिड होगा या होगी, ठीक है। पी की डॉटर है यू, यानी 2 जनरेशन तो ऑलरेडी हमें मिल गई, एक जनरेशन में पी है एक में यू है। क्यू इज आर्स मदर इन लॉ, क्यू आर की मदर इन लॉ है, और अगर क्यू आर की मदर इन लॉ है तो क्यू भी क्या होगी, मैरिड होगी डेफिनेटली, क्यू आर की मदर इन लॉ है, और आर की मदर इन लॉ है, यानी कि आर भी क्या है, मैरिड है, तभी तो मदर इन लॉ होगी, और क्यू फीमेल भी है। टी एक अनमैरिड मेल है, तो टी हुआ मेल और अनमैरिड है, और हमें पता है 2 सिबलिंग्स हैं जो कि अनमैरिड हैं, उनमें से एक मेल है एक फीमेल है, यानी कि मेल मिल गया हमको, तो जो बच गया वो फीमेल होगा। टी एक अनमैरिड मेल है और एस एक मेल है, अब एस जो मेल है वो डेफिनेटली मैरिड होगा, एस मैरिड है, आर मैरिड है, क्यू मैरिड है, पी मैरिड है, तो इनमें से 2 आपस में मैरिड होंगे, वो कौन होंगे, क्यू तो देखो आर की मदर इन लॉ है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्यू कौन सी जनरेशन को बिलोंग करेगी, एल्डर जनरेशन को बिलोंग करेगी,
इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? और अगर एल्डर जनरेशन को बिलोंग कर रही है तो क्यू कौन होना चाहिए? पी की वाइफ होनी चाहिए, क्योंकि दो ही जनरेशन है, दो ही जनरेशन से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पी की वाइफ होगी क्यू, और क्यू मदर इन लॉ किसकी है? आर की है। ठीक है, आर की मदर इन लॉ है, तो डेफिनेटली आर के अलावा एस भी मैरिड है, तो एस जो मैरिड है ये यू का भाई होगा, यानी क्यू का सन होगा, और तभी आर की क्यू मदर इन लॉ हो जाएगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब एक और पर्सन बचा है, कौन बचा है? टी बचा है। और लिखा है कि दो जो पर्सन है, दो तो मैरिड कपल हैं और दो अनमैरिड सिबलिंग्स हैं, यानी कि टी भी हमारा क्या है? यू का भाई होगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। क्या ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एग्जैक्टली दो जनरेशन थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन का, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो आर यूज हस्बैंड, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आर एक फीमेल है। आर इज एस वाइफ, ये करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एस इज अनमैरिड, ये इनकरेक्ट है, एस और आर तो आपस में मैरिड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बट ये इसलिए करेक्ट हो पाया, या इसको हम इसलिए सॉल्व कर पाए, बिकॉज क्वेश्चन स्टार्ट में ही कर रहा था फैमिली ऑफ टू जनरेशन। अगर ये केस नहीं होता, अगर दो जनरेशन वाला केस नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे और भी तरह के केसेस बन सकते थे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में, अगर दो जनरेशन वाला रेस्ट्रिक्शन मान लो कि नहीं होता, ठीक है, तो कैसे ले सकते थे और क्या क्या हमारा केस बन सकता था? मान लो हम कहते क्यू आर की मदर इन लॉ, ये तो पता है, तो क्यू का जो बेटा होगा, क्यू तो फीमेल है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा पहली चीज तो। ठीक है, क्यू आर की मदर इन लॉ, यू पी की डॉटर है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हम ऐसे ही बना सकते थे कि मान लिया हमने यहाँ पे पी को रख लिया और यू डॉटर है उसकी। ठीक है, अब क्यू के साथ भी एक को, टी एक अनमैरिड मेल है तो टी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और एस एक मेल है तो एस जो बच गया उसको क्यू के साथ में ड्रॉ कर दिया। बस प्रॉब्लम यही कि अब जनरेशन हमारी तीन हो गई हैं, बट क्या कि एक भी स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं पे भी? अगर हम पहले वाली चीज को, टू जनरेशन को इग्नोर कर दें, तो बाकी सब कुछ तो करेक्ट है। अभी भी हमारे पास तीन मेल्स है, तीन फीमेल्स है, दो मैरिड कपल्स हैं, दो अनमैरिड सिबलिंग्स हैं। यू पी की डॉटर है, बिल्कुल है। क्यू आर के मदर इन लॉ है, बिल्कुल है। टी एक अनमैरिड मेल है, बिल्कुल है। एस एक मेल है। तो अभी भी हमारा सारा कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, बस प्रॉब्लम ये है तीन जनरेशन है। तो दैट इज वाई इस क्वेश्चन में जो टू जनरेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। P, Q, R, S, T, and U are six members of a family. सिक्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। आर इज स्पाइस ऑफ क्यू, स्पाउस ऑफ क्यू, स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ कुछ भी हो सकता है, तो आर और क्यू तो मैरिड कपल्स हैं। यू इज मदर ऑफ टी एंड एस इज डॉटर ऑफ यू। यू मदर है किसकी? टी की, एंड एस इज डॉटर ऑफ यू। ठीक है, तो एस डॉटर है यू की, यानी कि टी की सिबलिंग होगी, एंड पी इज डॉटर इज टी। टी किसकी डॉटर है? पी की डॉटर है। अगर पी की डॉटर है, यू की भी डॉटर है, यानी कि यू और पी मैरिड कपल होंगे, और टी डॉटर है तो फीमेल है। ओके, एंड पी इज डॉटर इज टी, ठीक है, एंड आर सन इज पी। आर का सन है पी, पी की वाइफ है यू, इनकी एक डॉटर है टी, और एक और डॉटर है एस। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब क्वेश्चन पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी। तो क्यू से दो जनरेशन बाद है टी, ठीक है, तो डेफिनेटली क्यू या तो ग्रैंड फादर होगा या फिर ग्रैंड मदर होगा, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल है, क्योंकि हमें क्यू का जेंडर नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है, जेंडर नॉट नोन, और दैट इज वाई ए और बी में से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, या तो ए होगा या बी होगा, ए और बी में से कोई एक तो सही होगा, बट कौन सा सही होगा या नहीं कह सकते, तो डेफिनेटली ए और बी अपने आप में तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, आर इज मदर ऑफ पी, अगेन आर का भी जेंडर हमें पता नहीं है, तो यहां पे नहीं कह सकते आर मदर होगा या फिर फादर होगा, तो से ये भी इनकरेक्ट है। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये बात पक्की है कि टी ग्रैंड डॉटर होगा क्यू की, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि क्यू मदर है, क्यू मेल है या फिर फीमेल है, तो ऑप्शन डी तो पक्के से करेक्ट है। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा, दैट टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू फॉर श्योर। इजंट इट सो? क्लियर है? आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आ गया, और कभी भी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आएगा, डेटा सफिशिएंसी किसी भी क्वेश्चन में अप्रोच हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट्स को अकेले अकेले देखो। पहले स्टेटमेंट वन को अकेले देखो, अलोन, इज इट सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट। फिर स्टेटमेंट टू को देखो अकेले, चेक करो वेदर दिस इज सफिशिएंट और नॉट सफिशिएंट अकेले। स्टेटमेंट वन को भूल जाना जब सेकंड को देखोगे। जब इसके बाद भी नॉट सफिशिएंट आए, यानी कि दोनों को अकेले अकेले देख लिया और क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हो, तब फिर वन एंड टू को साथ में देखो, चेक करो वेदर दिस इज सफिशिएंट एंड नॉट सफिशिएंट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा हमेशा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है हमसे कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, ये पता करना है हमको। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, अकेले देखना है। स्टेटमेंट वन कह रहा है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। अगर एक्स वाई का ब्रदर है तो एक्स एक मेल है, वाई के बारे में नहीं कह सकते, और वाई ब्रदर है जेड का, यानी कि वाई एक मेल है क्योंकि ब्रदर है जेड का। जेड मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्या क्वेश्चन को हम आंसर कर पा रहे हैं, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या आंसर कर पा रहे हैं। देखो जेड डेफिनेटली एक्स का सिबलिंग है, ये तो पता चल रहा है, यहां से ये तो पता चल रहा है कि सिबलिंग है, बट कैन बी ब्रदर और सिस्टर, तो नॉट सफिशिएंट है। अकेला स्टेटमेंट वन नॉट सफिशिएंट है। सफिशिएंट तब होता है जबकि हम डेफिनेटली आंसर कर पाते, भले ही वो आंसर यस होता या नो होता। ध्यान से बात को समझना, भले ही वो आंसर यस होता या नो होता, अगर नो भी आंसर होता, फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल जाता कि जेड एक सिस्टर है, जेड इज सिस्टर ऑफ एक्स, तब भी डेटा सफिशिएंट होता और हम कहते हैं कि स्टेटमेंट वन अकेला सफिशिएंट है टू आंसर द क्वेश्चन। बट यहां से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि जेड ब्रदर है या सिस्टर है, कह नहीं सकते, तो स्टेटमेंट वन अकेला नॉट सफिशिएंट होगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट टू की। स्टेटमेंट टू की अकेले बात करते हैं, वन को भूल जाओ। एक्स वाई एंड जेड सिबलिंग्स हैं, ये कह रहा है एक्स वाई और जेड सिबलिंग्स हैं। अब सिबलिंग्स हैं तो ब्रदर और सिस्टर कुछ भी हो सकते हैं, अगेन तो ये भी अकेले नॉट सफिशिएंट है, कुछ भी हो सकते हैं ब्रदर सिस्टर, नॉट सफिशिएंट। तो कम से कम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आंसर अपने नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों सफिशिएंट है होंगे साथ में, दोनों को साथ में मिला लेते हैं। जब दोनों को साथ में मिलाएंगे तो हमें पता है एक्स वाई और जेड क्या है, सिबलिंग्स है, ये तो पता ही है। और एक्स ब्रदर है वाई का तो एक्स मेल है, वाई ब्रदर जेड का वाई मेल है। तो इवन इफ हम दोनों को मिलाते हैं तब भी उतना ही इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है जितना कि स्टेटमेंट वन से मिल रहा था। तो यहाँ पे भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे, ये भी नॉट सफिशिएंट होगा। दोनों साथ में भी नॉट सफिशिएंट होंगे, आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर आल्सो नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोनों को साथ में मिला भी लोगे तो भी आंसर नहीं कर पाओगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following, including the question and the statements. There are 5 members A, B, C, D, E in a family. So what is the relationship of E to B? E और B का रिलेशनशिप होगा क्या? ठीक है, 5 मेंबर्स हैं A, B, C, D, E, E और B का क्या रिलेशनशिप होगा? अब ऑप्शंस गिवन है हमें, क्योंकि 4 स्टेटमेंट गिवन है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट। ऑप्शन बी कह रहा है 1, 3 एंड 4 आर सफिशिएंट। ऑप्शन सी कह रहा है ऑल 4 आर सफिशिएंट। ऑप्शन डी कह रहा है चारों को भी मिला लोगे तब भी सफिशिएंट नहीं होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे कि हमें ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2, 3, ऑप्शन बी कह रहा है 1, 3, 4, ऑप्शन सी कह रहा है सारे 1, 2, 3, 4। तो बेसिकली 1 और 3 तो सब में आ रहा है। तो सबसे पहले 1 और 3 की इंफॉर्मेशन को देखो, 1 और 3 की इंफॉर्मेशन को देखो। 1 कह रहा है ए और बी एक मैरिड कपल है, 3 कह रहा है ई डी का सन है। ठीक है, तो क्या ये दोनों कनेक्ट हो पा रहे हैं? अकेले 1 और 3 तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए के हिसाब से चेक करते हैं। ए में है 1, 2 एंड 3, ए और बी मैरिड कपल है। ठीक है, कौन हस्बैंड कौन वाइफ नहीं पता। और सेकंड स्टेट में कह रहा है डी फादर है सी का। अब सी के बारे में अभी तक पता ही नहीं हमको। ई कौन है? ई डी का सन है। ठीक है, ई डी का सन है, डी फादर है सी का, यानी मेल है, और ई डी का सन है, ई भी एक मेल है। बट ए बी को हम कनेक्ट कहां कर पाए हैं? डी सी ई से नहीं कनेक्ट कर पाए हैं। तो स्टेटमेंट ए डेफिनेटली इनकरेक्ट है, नॉट सफिशिएंट है, 1, 2 और 3 से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे हम ए और ई बी और ई को कनेक्ट ही नहीं कर पाए। जब तक बी और ई को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी हमसे कह रहा है 1, 3 एंड 4। तो 1 और 3 तो क्लियर है, ए और बी मैरिड कपल है, ई डी का सन है, और ए और सी सिस्टर है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ए और सी सिस्टर है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ए एंड बी मैरिड कपल है, और अगर ए और सी सिस्टर है तो ए फीमेल है, सी भी फीमेल है, और बी एक मेल है। साथ में गिवन है हमको फर्स्ट और फोर्थ हो गया, थर्ड स्टेटमेंट है ई डी का सन है। अगेन हम
बी और ई को अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या स्टेटमेंट बी सफिशिएंट है, मतलब कि 1 3 and 4 सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट नहीं है, ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब चारों स्टेटमेंट को साथ में कंसिडर करते हैं, ऑप्शन सी। ए और बी है मैरिड कपल, ए और सी है सिस्टर्स, ए और सी है सिस्टर्स, डी फादर है सी का। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ किया था क्या मैं, डी वॉज फादर ऑफ सी, हमने 1 3 और 4 में देखा, अच्छा 1 3 और 4 में 2 तो आ ही नहीं रहा था ना। हम्म, ठीक है, तो डी फादर है सी का, और ई सन है डी का। ठीक है, ए एंड बी आर मैरिड कपल, डी फादर है सी का, ठीक है, ई सन है डी का, और ए और सी हैं सिस्टर्स। तो क्या अब यहाँ पे हम रिलेशन ई और बी का स्टैब्लिश कर पा रहे हैं? बिल्कुल स्टैब्लिश कर पा रहे हैं इस बार, क्योंकि जैसे ही हमने चारों स्टेटमेंट को साथ में कंसिडर किया, ए और बी मैरिड कपल है, हो गया, डी फादर है सी का, हो गया, सी और ए सिस्टर्स है, हो गया, और ई सन है डी का। तो बेसिकली अब ई और बी के बीच का रिलेशनशिप क्या है? ई बेसिकली ब्रदर इन लॉ है बी का, नहीं, बी एक मेल है और ई उसका ब्रदर इन लॉ है, ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। तो ऑल 4 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चारों को साथ में ले लोगे तो डेफिनेटली फिर हम आंसर कर पाएंगे, नहीं, ऑप्शन सी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ब्लड रिलेशन टॉपिक, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, और उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया इस सेशन में वो सब समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आया है तो अपना फीडबैक भी जरूर कमेंट में देना कि तुम्हें सेशन में सारी चीज़ें समझ में आई, और गिव अ फीडबैक सेशन तुम्हें कैसा लगा। और अगर सेशन पसंद आया तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एज वेल, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। ठीक है, एक और सेशन हम करेंगे जहाँ पे कि कुछ पजल बेस्ड क्वेश्चन जो आए हैं, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, बट ये है कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वाले जो सेट आए हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।